नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि गौतम में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनके आने वाली डेट्स में ईएमआरएस के एग्ज़ाम हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 तारीख से 16 दिसंबर से ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो एग्ज़ाम होने थे वो स्टार्ट हो चुके हैं। 16 तारीख को एचओएस यानी कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए और इवनिंग में पीजीटी पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। उन एग्ज़ाम्स का भी कुछ का वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने चैनल पर मौजूद करा दें। जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी जो आंसर की है एक एक सेक्शन की हम अपलोड करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो एग्ज़ाम है ये ईएमआरएस का जो जीएससी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ है 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, वो वाला एग्ज़ाम मेरे पास है और इसमें मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताने वाला हूं जनरल अवेयरनेस के। दोस्तों जी हाँ, चलिए पहले हम कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं कि इस पेपर में क्या है। दोस्तों, ये पेपर में 40 प्रिंटेड पेजेस थे। ठीक है, ये छोड़िए, जो मेन बात है वो ये कि केवल और केवल ये पेपर जो हो रहा है वो ऑफलाइन मोड में हो रहा है और जिसमें ओएमआर में सर्कल फिल करने होते हैं। इस एग्ज़ाम में ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का ही आप यूज़ कर सकते हैं सर्कल को ब्लैक करने के लिए, फिल करने के लिए। सेकंड चीज़ ये कि दोस्तों, आपको ले जाना क्या है, जिन लोगों का सेंटर या आज की डेट में यानी कि 18 दिसंबर 19 दिसंबर की डेट में जिन लोगों के एग्ज़ाम हैं तो उन लोगों को मैं बताता हूँ कि उन लोगों को एक एडमिट कार्ड लेके जाना है अपना। सेकंड, एक फ़ोटो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑथराइज्ड आईडी लेकर के जानी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, अपने सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, इस वाले पेपर की जेएस से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें आपको 130 क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 5 अलग अलग सेक्शन हैं। पहला जो सेक्शन था वो रीजनिंग एबिलिटी था, यानी कि तर्क क्षमता, जिसमें 20 क्वेश्चन दिए गए थे। दूसरा जो था वो था अंकगणित मात्रात्मक अभिवृत्ति यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 20 क्वेश्चन दिए गए थे। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता, जिसमें 30 क्वेश्चन दिए गए थे 41 से 70। दो जो पोर्शन थे हमारे 15-15 क्वेश्चन के, वो लैंग्वेज कम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट थे, जिसमें एक हिंदी का था और एक जनरल इंग्लिश का था और जनरल हिंदी का था। एक मोर इम्पोर्टेंट जो सेक्शन 5 था वो था बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। जैसा कि आप सभी को पता है उसमें भी 30 क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए थे। दोस्तों, बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो इसमें 150 मिनट में 130 क्वेश्चन करने के लिए आपको दिए गए। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, इक्वल वेटेज है। करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपको 0.25 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो करेक्ट होंगे या जो आपको आते हैं। कोशिश करिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करिएगा। ठीक है, और जिस क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया है उसका कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। ये वीडियो आज उन कैंडिडेट्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होने, ये दोनों तरह के कैंडिडेट के लिए खास होने वाला है। एक जिनके एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम का क्या लेवल है। दूसरी चीज़, ये वीडियो में एक तरीके से एक आंसर की है जिनका सेकंड 17 तारीख को 17 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है जेएसए का, वो अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं कि उनके जीएस के पोर्शन में कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये एकदम अच्छे से गूगल की हेल्प लेके और खुद के दिमाग से बनाई गई आंसर की है जो 100% करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के। सभी एक एक करके जो 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक हर एक क्वेश्चन के हम आंसर देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, है ना। जैसा प्यार आपने ईएमआरएस के पिछले वीडियोस पे दिया है, ठीक उसी तरह से हमारे इन पे भी और बाकी सेक्शंस भी धीरे धीरे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आप बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय शिक्षा। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी,
इससे EMRS के एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार जो जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होने वाला है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बहुत अच्छे से पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तत्वाधान में विकसित किए जा रहे 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क NCF में, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल हैं। तो दोस्तों अगर मैं NCF की बात करूं तो इसमें एक तो स्कूल शिक्षा के लिए NCF करिकुलम बनाया गया, ठीक है। दूसरा जो बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा के लिए NCF होती है वो बनाया गया। आध्यात्मिक शिक्षा यानी कि जो आपकी आध्यात्मिक शिक्षा यानी कि जो स्पिरिचुअल एजुकेशन होती है और वैश्विक शिक्षा जो होती है उनको इसमें कोई जगह नहीं दी गई है, इसलिए इसका आंसर जो है केवल क्या होगा, A और B। ओनली A एंड B विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की इसमें दो कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत, या दोनों सही है या दोनों गलत। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य शैली कर्नाटका और हिंदुस्तानी है। तो दोस्तों अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो ये सही है, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार विजेता MS सुब्बुलक्ष्मी हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंध रखती हैं, बिल्कुल गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A सही है किंतु B गलत है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 की अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़। तो दोस्तों ये प्राइज़ बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना कि गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ 2023 के विजेता कौन हैं, जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनियों में से एक फार्मोसा प्लास्टिक्स जो टेक्सास गल्फ कोस्ट पर विषैले प्लास्टिक की अवैध डंपिंग से शामिल थी के विरुद्ध एक ऐतिहासिक मामले को जीता है, वो थे अलेक्जेंड्रा कोराप मुंड्रुक्को। ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंड्रा कोराप मुंड्रुक्को थे जिन्होंने गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ 2023 का खिताब अपने नाम किया था। ठीक है दोस्तों, ये एक जनरल साइंस से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो है फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, घर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। अगर मैं बात करूँ किसी सतह के घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, कभी भी ऐसा नहीं किया जा सकता। जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जरूर होगा, कभी भी इस फ्रिक्शन को कम नहीं किया जा सकता या ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर मैं बात करूँ बेलन रोलिंग से घर्षण कम होता है, रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, तो यस। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल गलत। स्लाइडिंग में रोलिंग के कंपैरेटिवली फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा B इज़ द ओनली राइट आंसर, यानी कि रोलिंग जो है वो फ्रिक्शन को कम करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शीतोष्ण यानी कि शीतोष्ण वनस्पति क्षेत्रों में यानी कि टेम्परेट वेजिटेशन जोन के अंदर जो मध्य वार्षिक औसतन तापमान रहता है डिग्री सेल्सियस में, वो कितना रहता है दोस्तों, ये 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होता है और 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल 2023 में जारी की गई स्टेट्स ऑफ टाइगर्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार, दोस्तों ये बात बहुत ध्यान रखना कि टाइगर्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टाइगर्स भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन में भारत का कुल योगदान कितना प्रतिशत है। दोस्तों वर्ल्ड के अंदर जितनी भी टाइगर की पॉपुलेशन है ना, उसका 70%। दोस्तों वैसे तो रियल अगर मैं बात करूं 75% है, लेकिन ऑप्शन में 75% नहीं है, 70% है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 70%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 से आ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रेड में माध्यमिक स्तर शामिल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि NEP के अंदर 2020 के अंदर जो करिकुलर और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर को मेंशन किया गया है वो है आपका कौन सा, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टार्स प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसकी मैं अगर बात करूं तो मैं आपको बता दूं वो है कर्नाटका। कर्नाटका इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। इसमें टोटल 6 स्टेट्स
शामिल हैं। एक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एक उड़ीसा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक उड़ीसा हो गया, का केरला हो गया, ठीक है, ये हो गए, और एक महाराष्ट्र हो गया। ये वो स्टेट्स हैं जो इस स्टार्स प्रोजेक्ट की लिस्ट में शामिल हैं। चलिए, तो कौन सा नहीं है? कर्नाटका नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अगस्त 2023 में हीरो एशियाज चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था? दोस्तों, ये अगस्त 2023 में 3 से 12 अगस्त 2023 में तक हुआ था। 3 अगस्त में शुरू हुआ और 12 अगस्त तक ये चला था। और अगर मैं बात करूं हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की, तो ये तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में कराया गया था। और अगर मैं बात करूं इसे जीता कौन था, तो दोस्तों इंडिया यहाँ पे विनर रही थी, इंडिया इसे जीती थी। और अगर मैं रनर अप की बात करूं तो मलेशिया रनर अप रहा था, मलेशिया। ठीक है दोस्तों, मलेशिया इसमें सेकंड पोजीशन पे आया था और भारत ने ये खिताब जीता था। ये तमिलनाडु के चेन्नई में ये टूर्नामेंट अगस्त 2023 में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के मूल्यांकन के फ्रेमवर्क को विकसित करने का काम सौंपा गया था? तो दोस्तों वो था NCERT, ठीक है, यानी कि नेशनल 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 काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के द्वारा ये मूल्यांकन फ्रेमवर्क को विकसित करने का काम सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 51 में अगर बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तापस्थायी प्लास्टिक है? तापस्थायी प्लास्टिक यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोस्तों ये वो प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार हीट करने के बाद मोल्ड कर दिया जाता है, लेकिन उनको दोबारा हीट करने पे सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, ये हार्ड हो जाते हैं। तो इसका एकमात्र एग्जाम्पल है मेलेमिन, और इसके अलावा बेकेलाइट भी इसका एक एग्जाम्पल है, लेकिन बेकेलाइट इसमें ऑप्शन में नहीं है। दोस्तों नायलॉन और पॉलीथीन, PVC, ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं प्लास्टिक के जो सॉफ्ट हो जाते हैं गर्म करने पे। चलिए, इसमें पूछा था स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों अगर स्पीड ऑफ लाइट की मैं बात करूं, वैसे तो होती है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। लेकिन किलोमीटर पर सेकेंड में पूछिए तो वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी टीम ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दे जीता? दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भारत में खेला जाने वाला IPL इंडियन प्रीमियर लीग होती है, वो भारतीय युवाओं को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला एक खेल है, एक लीग है, क्रिकेट लीग है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 2023 के टाटा इंडियन प्रीमियर लीग की, तो उसको जीता था किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने। और दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हरा के जीता था? गुजरात टाइटंस को। और गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को हरा करके आगे आई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो चेन्नई सुपर किंग थी टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के किस शहर को पहले भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था? दोस्तों अर्लियर पूछा है, तो पहले कोलकाता को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है नाउ, वो है अहमदाबाद। ठीक है, प्रेजेंट में अहमदाबाद को भारत का न्यू मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आया आपके पद्म विभूषण पुरस्कार से। तो दोस्तों 2023 के जो पद्म विभूषण पुरस्कार थे वो 6 लोगों को दिए गए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि कला के क्षेत्र में, यानी कि इन द फील्ड ऑफ आर्ट, किसको ये पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ऑप्शन में थे वाणी जयराम, सुमन कल्याणपुर, SM कृष्णा और जाकिर हुसैन। दोस्तों इन 4 में A और B जो थे इनको तो कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन SM कृष्णा और जाकिर हुसैन को पुरस्कार मिला। लेकिन आर्ट के फील्ड में पूछा है तो आर्ट के फील्ड का करेक्ट आंसर है जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों साथ ही साथ SM कृष्णा को भी पुरस्कार मिला था, वो था पब्लिक अफेयर्स के रूप में के फील्ड में, क्योंकि ये जो थे फॉर्मर CM ऑफ कर्नाटका थे। इनके अलावा अगर मैं बात करूं, टोटल छः लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2023 में, जिसमें 3 पोस्थुमस यानी कि मृत थे, जो
शहीद हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, और 3 जिंदा थे, जिसमें पहले नंबर पे बालकृष्ण दोषी जो कि एक आर्किटेक्चर थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे मुलायम सिंह यादव जी, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में उनको दिया गया, और दिलीप महालिम्बस, ठीक है, जो एक मेडिसिन के फील्ड में इनको दिया गया। और जो एक लास्ट हैं वो हैं आपके श्रीनिवासा वर्धन, साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में उनको पद्म विभूषण दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार स्कूल शिक्षा के किस स्तर पर स्कूल सकल नामांकन अनुपात सबसे अधिक रहा? तो दोस्तों एक होती है GER रेशियो, GER स्कूल लेवल पे मुझे बताना था। GER रेशियो में एनरोलमेंट सबसे ज़्यादा किस स्तर पर रहे स्कूलों में, कब? 2022-23 में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्राइमरी लेवल पे सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट हुए थे क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में। प्राइमरी लेवल पर टोटल जो हुए थे ना वो लगभग 26-27 करोड़ एनरोलमेंट हुए थे, लेकिन प्राइमरी स्तर पे अकेले 12.2 करोड़ हुए। अपर प्राइमरी पे 6.7 करोड़, सेकेंडरी पे 3.9 करोड़, प्री स्कूल जो होते हैं, प्री प्राइमरी जो होते हैं उनमें 1 करोड़, और दोस्तों हायर सेकेंडरी की अगर मैं बात करूँ ना तो हायर सेकेंडरी में 2.9 करोड़ एनरोलमेंट हुए थे, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ये आप सभी को पता है कि जो 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हुआ था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एक इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपोजर का आयोजन किया गया था। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की अगर मैं थीम की बात करूँ तो दोस्तों वो थी म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 58 में निम्नलिखित में से 95 अकादमी पुरस्कार, अकेडमी अवार्ड होते हैं जो ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं 2023 में, उसमें सर्वश्रेष्ठ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार जो था वो किसे दिया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है क्या? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये एक जर्मनी मूवी थी तो इसको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस ग्रह के ऑफेलिया और पक नामक उपग्रह हैं जिनका नाम विलियम शेक्सपियर की कृतियों में किरदारों पर नाम रखा गया है? विलियम शेक्सपियर की कुछ कृति थी, उनमें किरदारों के जो नाम थे ऑफेलियो और पक नाम, उनके 2 उपग्रह हैं, वो हैं दोस्तों एकमात्र यूरेनस के 2 उपग्रह हैं। इनके अलावा यूरेनस के जो बाकी के जो और मून हैं नेचुरल, वो एरियल है, मिरांडा है, अम्ब्रियल है, टिटानिया है, ओबेरोन है, ये कुछ और यूरेनस के अन्य उपग्रह हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सनातनता का प्रतीक है, यानी कि सिंबल ऑफ इटर्निटी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं कि दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन मई 1789 में शुरुआत हुई थी इसकी, और इस रिवॉल्यूशन के दौरान अलग अलग समय पे अलग अलग प्रतीक दिए गए थे, अलग अलग सिंबल दिए गए थे। जैसे द विंस्ड विमेन, ये जो था ना एक पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जो सिंबल ऑफ इटर्निटी था वो क्या था, वो था अ स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग। दोस्तों ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, अ स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। इसमें क्या होता है कि एक स्नेक जो है वो अब एक पूंछ को काट रहा है, दूसरा एक स्नेक अपनी ही पूंछ को क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है। इसका मतलब उसकी जो भूख है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा हंग्री है, वो कभी उसकी थी, इसीलिए इसको सिंबल ऑफ इटर्निटी कहा गया, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको ये आंसर्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों, ये करेक्ट हैं, अपने मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने में से कितने करेक्ट हैं और कितना स्कोर आप जीएस के पोर्शन में कर रहे हैं। क्योंकि जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता, ये एक वो पोर्शन है जो किसी की भी कट ऑफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जिस पर एक भी पुल नहीं बना है? दोस्तों वो है अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर जो है अमेजोन के जंगलों में से होकर के गुजरती है, ठीक है, इसीलिए इस नदी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी पुल नहीं बनाया गया है दोस्तों। और इसकी खास बात मैं आपको बता दूं कि अमेजोन रिवर जो है
वो नाइल रिवर के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है आपकी नाइल रिवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अगले क्वेश्चन नंबर 62 में। निम्नलिखित में से किस स्थान को शांति और न्याय का शहर के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, विश्व का जो सबसे शांत और न्याय वाला शहर है वो है द हेग। ठीक है, द हेग को सबसे शांत और न्यायिक शहर के रूप में देखा जाता है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सूचना का अधिकार संबंधी जन आंदोलन से संबंधित रहा? कौन सा संगठन सूचना का अधिकार संबंधी जन आंदोलन से संबंधित रहा जिसके फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो वो था दोस्तों मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये एक वो संगठन था जो जन आंदोलन से संबंधित रहा हमेशा, और इसके अंतर्गत सबसे पहली बार आरटीआई आवेदन करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे शहीद रजा बर्नी। शहीद रजा बर्नी के द्वारा ही सबसे पहली इंडिया के अंदर सबसे पहली आरटीआई का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 64 में बात करते हैं। ये क्वेश्चन है बेसिकली इंक्रीज एवरी ईयर किसके बारे में? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017-18 से लेकर 2020-21 तक प्रत्येक वर्ष सबसे ज़्यादा लगातार जो वृद्धि देखी गई वो किस स्टेट में देखी गई? वो है महाराष्ट्र और केरला। केरला ऑप्शन में नहीं है इसलिए महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। कभी कभी तमिलनाडु भी है इस लिस्ट के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ लगातार देखी गई है वो महाराष्ट्र के अंदर देखी गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65, भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर ने जून 2023 में स्क्वैश 2023 स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन कराया था? दोस्तों वो शहर कौन सा है? वो शहर है चेन्नई। तमिलनाडु के चेन्नई में वर्ल्ड स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कराया गया था, जो कि जून 2023 में हुआ था। 13 जून से 17 जून तक ये चला था, और ये स्क्वैश वर्ल्ड कप का 4th एडिशन था, जो कि चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल के अंदर कराया गया। और अगर मैं बात करूं विनर की, तो इसमें कौन जीता था? इसमें इजिप्ट यानी कि मिस्र देश की जीत हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 66 संकल्प से रिलेटेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प, ठीक है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन इज ए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया असिस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज द वर्ल्ड बैंक। दोस्तों इंडिया के अंदर जो संकल्प नाम की जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किसके द्वारा इंडिया में असिस्ट किया गया? वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय सरकार को 1650 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की, लगभग $250 मिलियन की सहायता प्रदान की, और जिसके अंतर्गत भारत के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने क्या किया? इस संकल्प को अलग अलग राज्यों में जारी किया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 67, भारत में निम्नलिखित में से किस अभियान का कोड नाम स्माइलिंग बुद्ध था? तो दोस्तों जब पहली बार 18 मई 1974 को भारतीय इंडियन आर्मी ने क्या किया था? राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की थी। सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी। इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था 1874 में, 18 मई 1974 को 18 मई 1974 को। तो तब उसे स्माइलिंग बुद्ध के रूप में क्या किया गया था? कोड दिया गया था, स्माइलिंग बुद्ध कोड दिया गया था। अपने अगले क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। दोस्तों ये एक राज्यों के फॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा राज्य कब बना, बाद में बना है, उसका एक सीक्वेंस दिया गया था। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर को चूज करना था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्र भारत में नीचे दिए गए राज्यों के निर्माण के क्रम को सबसे पहले शुरू से आखिर तक कार्यकाल क्रमानुसार सही रूप से वर्णित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों मेघालय, फिर मिजोरम और फिर झारखंड की फॉर्मेशन हुई। अगर मैं बात करूं कि मेघालय जो है वो 21 जनवरी 1972 को बनाया गया, मिजोरम 20 फरवरी 1987 को, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बनाया गया।
अगर मैं मेघालय की राजधानी की बात करूं इसके अलावा, तो शिलोंग इसकी राजधानी है, मिजोरम की इजवाइल है और झारखंड की रांची है। इसके अलावा इसमें अगर मुझे अलग स्टेट दिख रहे हैं तो त्रिपुरा, त्रिपुरा भी क्या है 21 जनवरी 1972 को ही इसकी फॉर्मेशन हुई। उससे पहले ये यूनियन टेरिटरी थे और फिर इन्हें संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड की बात करूँ तो 1 दिसंबर 1963 को ये इसे प्रॉपर राज्य बनाया गया और इसकी जो राजधानी है वो कोहिमा है और त्रिपुरा की अगरतला। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन नंबर 69 से यानी कि 69 पे आते हैं। भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो बनाई गई थी वो डॉक्टर BR आम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी। इस पार्टी का जो फॉर्मेशन थी, फाउंडेड थी, ये पार्टी जो है वो 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई और 1937 में बॉम्बे इलेक्शन में जो इस हायर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे उनमें लड़ा गया। इस पार्टी ने, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने लगभग 11, 14, 13 जो थी वो रिजर्व सीटें थी और 4 जनरल सीटों पे इलेक्शन लड़ा। इन 13 में से 13 रिजर्व सीटों में से 11 सीट सिक्योर की और 4 जनरल सीटों में से 3 सीट इन्होंने जीती थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि कौन थे फाउंडर इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दोस्तों आज के इस पेपर का अंतिम और लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की घोषणा होने पर, दोस्तों संविधान के अनुसार जब भारत में इमरजेंसी लगाई दी जाती है, आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है? कौन सा निलंबित नहीं होता है? तो दोस्तों आर्टिकल 20 और 21 जो होते हैं वो निलंबित नहीं होते हैं, वो सस्पेंड नहीं होते हैं, वो एज इट इज़ रहते हैं और बाकी सबको निलंबित कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता बिल्कुल होती है, उसे सस्पेंड नहीं किया जाता है। अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण बिल्कुल, अगर आपको प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, अपराधों के लिए आपको ये निलंबित हो जाता है। ठीक है, ये निलंबित नहीं होता, बाकी सब निलंबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये आर्टिकल 20 है। ठीक है, और एक और होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। ये दोनों हैं जब देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा होती है, तब ये दोनों सस्पेंडेड नहीं होते, बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था जीएस का पोर्शन जो आज के EMRS जेएस से 2023 के एग्ज़ाम में 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये थी पूरी आंसर की 29 क्वेश्चंस की। उम्मीद है कि आपको ये जो 30 क्वेश्चन है वो पूरी तरह से पसंद आए होंगे और ये करेक्ट है और आप मैच कर लेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अगला पोर्शन आपको कौन सा चाहिए और कौन से एग्ज़ाम चाहिए, PGT कंप्यूटर साइंस के पेपर का वीडियो आपको चाहिए उसके आंसर्स की, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। इंग्लिश और हिंदी के अगले वीडियो में इंग्लिश और हिंदी की आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, फिर कंप्यूटर की आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों एक एक करके आपको सारे सेक्शंस की आंसर की दे दी जाएगी। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तभी सबसे पहले मिलेंगे। और किसी भी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल पर लगे रहें। और किस तरह के वीडियोज़ चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर क्लास लेकर आनी है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पर्सनली भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, हमें बता सकते हैं, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी जो भी है, टेलीग्राम ग्रुप आपको बता देंगे, आप वहाँ पर हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा, है ना। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहे। सो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जिन लोगों के एग्ज़ाम है अच्छे से अपनी तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। टाइम बहुत है, टाइम की कोई कमी नहीं है पेपर के अंदर, आराम से आप कर सकते हैं, पेपर ईजी आ रहा है। मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो मॉडरेट हैं, जिनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, बट हाँ आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।